अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज का लेक्चर फ़िज़िक्स का 4 है। मैं आज आप डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो डिस्कशन हमारी चल रही है ये है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर। क्वेश्चन आप लिख लें, एक्सप्लेन सम नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जी बेटा, सबसे पहले बात आती है नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर। बेटा, नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से क्या मुराद है? नॉन का मतलब होता है कि दोबारा से आप उसको जनरेट नहीं कर सकते। रीन्यू का मतलब दोबारा से पैदा करना। नॉन रीन्यूएबल के वो सोर्सेज जिनको दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो आप उनको दोबारा से इस्तेमाल के काबिल नहीं कर सकते। ऐसे सोर्सेज को कहते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। दो सोर्सेज, ठीक है। आप यहाँ पे मेन हेडिंग इसके निकलें नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज के लिए। तो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज में हम जो डिस्कस करने जाएंगे वो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा के फिर मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं जिनको आने वाले वक्त में हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, या मुस्तकबिल में हमारे लिए इतनी अहमियत नहीं या इतनी अहलियत नहीं होगी कि हम उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकें। तो नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की आप तारीफ़ लिख लें, दो सोर्सेज विच डिप्लीट। ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है जो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। दो सोर्सेज विच डिप्लीट, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज़। दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच डिप्लीट फॉर फ्यूचर यूज़ अंडर अर्थ। यानी वो सोर्सेज जो ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म का मतलब डिप्लीट लिया जाएगा। कहाँ पर? मुस्तकबिल में। कहाँ से ख़त्म हो जाएंगे? फ्रॉम अर्थ, ज़मीन से, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दो सोर्स ऑफ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की मेन हेडिंग बना के तारीफ़ लिख लें, दो सोर्सेज विच डिप्लीट, ठीक है, इन फ्यूचर फ्रॉम अर्थ। दो सोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। अच्छा, अब आते हैं वो कौन कौन से सोर्सेज हैं। नंबर 1, यहाँ पे आप देख रहे हैं फोसल फ्यूल्स पे बात हो रही है। पहले मैं आपसे वो यहाँ पे डिस्कस करवाऊँगा फोसल फ्यूल्स क्या हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आगे जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर हम न्यूक्लियर फ्यूल्स पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फोसल फ्यूल्स क्या होते हैं जी, हम इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली जो चीज़ आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है फोसल फ्यूल्स किसे कहते हैं। तो फोसल फ्यूल्स के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख लें, हेडिंग बना लें, फोसल फ्यूल्स की ये बनी हुई है। तो फोसल फ्यूल्स के बारे में आप पहले एक्सप्लेन कर दें कि जी फोसल फ्यूल्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कोल, ऑयल, गैस, और ये कहता है क्या करते हैं हमारे घरों के लिए, घरों को गर्म करने में और इंडस्ट्री को चलाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे सामने ये है फोसल फ्यूल्स के लिए, और ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। यहाँ फोसल फ्यूल्स के लिए आप ये बात डिस्कस कर देंगे। इसके बाद आगे आप एक केमिकल रिएक्शन है वो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस हीट और एनर्जी आ जाती है। और इसी तरह हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो वो भी आप रिएक्शंस लिख लें। हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसमें ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, हीट एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक हो गया। ये आपने एक्सप्लेन कर देना है। ये आप यानी कि फोसल फ्यूल के अंदर ये टॉपिक लिख लें, यहाँ तक हाइड्रोकार्बन्स तक ये लाइन्स मेंशन कर लें। उसके बाद आप ये केमिकल रिएक्शन मेंशन कर लें। इसके बाद आ जाएँ फोसल फ्यूल्स आर नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, या फोसल फ्यूल्स आर नॉन रीन्यूएबल। इससे अब ये आपने कहाँ से लिखना है बेटा, ये आप यहाँ से ज़रा गौर कीजिएगा। व्हेन दे आर बर्नड दे कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ठीक है। द कार्बन बिकम कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन बिकम हाइड्रोजन ऑक्साइड कॉल्ड वाटर, वाइल एनर्जी इज रिलीज एज हीट इन केस ऑफ कोल, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इसके मुतालिक केमिकल रिएक्शन के मुतालिक लिख देना है। यानी ये जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है इसमें एक तरफ तो फोसल फ्यूल के बारे में बता देना है आपने, और जो नीचे केमिकल रिएक्शन है वो आपने डिस्कस कर लेना, ये केमिकल रिएक्शन जो दिया हुआ है। फिर अगली हेडिंग जो मैं आपको बता रहा था अभी कि नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो आगे अब आगे आ जाइएगा।
नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स को कहते हैं बहुत लंबे अरसे के बाद, बहुत मतलब अब लाखों सालों का अरसा जो है इसके लिए दरकार होता है इनके बनने में, और इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन की जगह पे आप ये लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अदरवाइज़ आप ये फॉसिल फ्यूल एज नॉन रीन्यूएबल्स लिख लीजिएगा, फॉसिल फ्यूल एज नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, इसमें आप ये लाइन सारी मेंशन करेंगे। और ये कहते हैं इनका जितना जल्दी हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं एनर्जी की डिमांड बढ़ने की वजह से, तो कहते हैं कि मुस्तकबिल में ये ख़दशा ज़ाहिर हो रहा है कि ये ख़त्म होने वाले हैं, और अगर इनकी एक दफ़ा सप्लाई कट ऑफ हो गई तो हम इस दुनिया में एक सीरियस क्राइसिस से गुजर जाएंगे, और वो होगा एनर्जी का क्राइसिस। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं अगले पैराग्राफ में, एक हेडिंग आप बना लें, फ्यूचर क्राइसिस ऑफ एनर्जी। इसका नतीजा क्या निकलेगा फ्यूचर में? कहते हैं जो फॉसिल फ्यूल जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो हमारी फ्यूचर की ज़रूरत को पूरा कर सकें, और अगर ये मामला बहुत सीरियस हो गया आने वाले वक्त में, तो फिर हमें क्या करना पड़ सकता है? हमें बहुत सारे मुआशी और समाजी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और हमें कहते हैं इस चीज़ की श्योरिटी करनी है कि वक्त आने से पहले हमें क्या करना है? अपने ऐसे सोर्सेज इस्तेमाल कर लेने चाहिए जिनको आने वाले वक्त में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में आसानी मिल सके। फिर आपने अगले पैराग्राफ के लिए यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बर्निंग करने से? किसको? फॉसिल फ्यूल को। फॉसिल फ्यूल कहता है जब आप जलाते हैं उससे वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और वेस्ट में क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, गैसेज होती हैं ये सारी की सारी ये, और ये बहुत हार्मफुल गैसेज हैं और इन्वायरमेंट के अंदर ये शामिल हो जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है? जिससे कहता है हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये बहुत सारी बीमारियां हैं वो लग सकती हैं, जिसमें हेडेक आता है, टेंशन आता है, न्यूसिया आ सकता है, एलर्जिक रिएक्शन आ सकते हैं, इरिटेशन आ सकती है कानों में से, नाक में से, और यानी आप कह सकते हैं आँखों में से। ठीक है, और गले में खराश की बहुत सारे मामला पैदा हो सकते हैं। ठीक हो गया। और इसका अगर आप लंबा अरसे तक इस्तेमाल, या आप लंबे अरसे तक इसको जो है वो अगर इनहेल करते रहेंगे ऐसे इन्वायरमेंट को, तो उससे क्या हो सकता है? आप मेजर बीमारियों में लग सकते हैं आपको। उनमें अस्थमा भी है, कैंसर भी है। ये अस्थमा सांस की बीमारी होती है, दिल की बीमारियां लग सकती हैं, इवन कि आप कहते हैं ब्रेन और नर्व्स को जो है वो डैमेज कर सकते हैं और आपकी बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये फॉसिल फ्यूल्स के मतलब जो डिस्कशन मैंने आपसे की है, इसमें सबसे पहले मैंने फॉसिल फ्यूल के बारे में बता दिया आपको, उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दिया, फॉसिल फ्यूल को नॉन रीन्यूएबल सोर्स क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है, और फ्यूचर में एनर्जी के क्राइसिस क्यों कर पैदा होने वाले हैं, और हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं जो हम फॉसिल फ्यूल को जलाकर यहाँ से अपने माहौल में पैदा करते हैं। इसके बाद आ जाए अगले नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है, और वो है न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होते हैं? यहाँ पर वो ये बात आपको एक्सप्लेनेशन में लेकर आ रहा है कि एनर्जी को हासिल करने के लिए पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का इस्तेमाल होता है, और इसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं जो कि इसमें किए जाते हैं, जैसे फिशन का रिएक्शन होता है। फिशन का रिएक्शन आप लोगों को पता है, एटम का टूट जाना, स्प्लिटिंग अप ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू स्मॉल मैस, ठीक है, लाइट न्यूक्लियाई, and then it will cause the emission of large amount of energy। तो इससे क्या होगा? एक बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाती है, और इस फिशन में वो कहते हैं हैवी एटम्स का ब्रेकअप हो जाना होता है, और यूरेनियम इसमें शामिल होता है। यूरेनियम एक एटम हैवी है और स्प्लिट अप हो जाता है अपने हिस्सों में, और एक बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसके साथ साथ कहते हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट खाली एनर्जी ही रिलीज़ नहीं करते, रेडिएशंस भी बहुत सारी अमाउंट में निकलती हैं, और वो जो एक रेडिएशन के साथ साथ जो हीट ज़ाया होती है माहौल में, उसका इलादा से एक बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है, और इसके बाद कहता है कि वो हमारे माहौल के अंदर जाकर बहुत सारे असरात मुरतब कर लेती है। ये तो हमारा एक क्वेश्चन है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने भी आपसे डिस्कस किया है, वो था कि जी एक्सप्लेन करने थे हमने क्या, नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आते हैं जी अगले डिस्कशन पे जो कि हमारे सामने मौजूद है, और वो है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, और मैं इसके लिए आपको सिर्फ जस्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ कि जी एक्सप्लेन करें सम रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी आपने एनर्जी के वो सोर्सेज डिस्कस करने हैं जो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के हैं। अब आते हैं रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन पे आते हैं। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है, कहता है सनलाइट एंड वाटर पावर एंड आर रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दे विल नॉट रन आउट लाइक कोल, ऑयल एंड गैस।
यानी कि वो जिस तरह आप कोल को, ऑयल को या गैस को कहते हैं एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होते। यानी हीट, लाइट एनर्जी नहीं ख़त्म हो रही, वाटर के बारे में नहीं कहा जा सकता, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो ये क्या है, ये कौन से सोर्सेज हैं, ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। तो हम चलते हैं रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ। तो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन अगर आप ये ना लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, इसकी आसान सी डेफिनेशन है, दो सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच नेवर रन आउट फ्रॉम अर्थ, ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच प्रेजेंट, ठीक है, फॉर लार्ज टाइम और फॉर अनएक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, फॉर अनएक्सपेक्टेड टाइम ऑन अर्थ। यानी कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो एक लंबे अरसे तक और ना मालूम वक्त तक जो है, ठीक है, आपके पास मौजूद है ज़मीन पर, वो क्या कहलाते हैं, वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। अब आते हैं कि जी एनर्जी के इस रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास सबसे पहले आती है एनर्जी फ्रॉम वाटर। एनर्जी फ्रॉम वाटर में आप जस्ट यही एक हेडिंग बना सकते हैं। पहले तो आप रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन लिख दें, उसके बाद एग्जांपल्स आप बता दें एनर्जी के लिए। एनर्जी कहाँ से हासिल होती है जी, हम देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल आपको जस्ट बता देता हूँ। एनर्जी फ्रॉम वाटर आ जाता है हमारे पास, ठीक है, एनर्जी फ्रॉम सन आ जाता है, एनर्जी फ्रॉम आप कह सकते हैं जी हमारे पास सोलर सेल्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, एनर्जी फ्रॉम विंड आ सकता है, एनर्जी फ्रॉम अर्थ आ सकता है, एनर्जी फ्रॉम बायोमास। ये हमारे पास सोर्सेज हैं सारे के सारे जो कि रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में शुमार किए जाते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो अब आते हैं कि जी रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसमें सबसे पहले आती है बात पानी की। वाटर कहते हैं जी एक ऐसा आसान और सस्ता मेथड है एनर्जी प्रोड्यूस करने का कि इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है, और दुनिया में कहते हैं जो हम इस टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत बड़ी अमाउंट में पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी नहीं होती। तो कहते हैं इसमें होता ये है कि डैम्स बना के पानी को क्या कर लेते हैं, डिफरेंट जगहों पर आप उसे क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और जब पानी का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं तो फिर आप उसको क्या करते हैं, डैम से आगे की तरफ जो है वो लेकर जाते हैं, और उससे पानी जब आगे जाता है तो वो कहते हैं किसी तरह से गिरता है नीचे की तरफ, ऊंचाई से जब नीचे गिरता है तो वो पानी क्या पैदा करता है, बिजली पैदा करना शुरू कर देता है। तो कहता है कि डैम्स का फ़ायदा भी है, और डैम्स का जो है वो इससे पैदा होने वाली बिजली भी सस्ती होती है, और इससे कहता है एक तो हमारे सामने जो तालाब हैं वो भी कहता है काफ़ी हद तक जो है उनको रोकने में हमें मदद मिलती है। और इसके साथ साथ कहता है ये पानी जो है हम अपने जो फसलें हैं उन इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कहता है हम अपने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जो पोल्यूशन की फॉर्म में हम उनको भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही आसान मेथड है जो कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी फ्रॉम वाटर। तो इससे सस्ती बिजली पैदा भी हो सकती है, फ्लड्स की जो है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं, और इरिगेशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं एनर्जी फ्रॉम सन। अब सन जो है वो अगर आप गौर करें तो ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके बगैर दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे सामने बगैर उसकी एनर्जी के नहीं चल सकती। एनर्जी कहते हैं सन से हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं और आम तौर पे इनडायरेक्टली भी मिल जाती है। यानी डायरेक्टली तो हम सन के सामने आ जाए तो हमें एनर्जी मिल जाती है। इनडायरेक्टली कहते हैं किस मीनिंग में हम इसको सेंस में लेते हैं। इनडायरेक्टली इस मीनिंग में यहाँ पे इसने बता दिया है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी टेक्निक हो जिससे आप सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं दूसरी एनर्जी की शक्ल में, तो आप इसको इनडायरेक्टली फॉर्म कह सकते हैं। तो सन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता, और सन जो है एक ऐसा सोर्स है अर्थ के ऊपर जो सारी की सारी दुनिया की ज़िंदगी को कायम किए हुए है। और कहता है कि हम टोटली तौर पर सूरज की रोशनी पर डिपेंड हैं, और हमारे खाने के मामलों में भी अगर देखें तो वो भी, और अगर हम अपने फ्यूल को देखें तो उसमें भी कहता है यही शामिल है। और साथ ही साथ अगर हम कहते हैं ऐसा कोई तरीका ढूंढ लें जिससे एनर्जी सूरज की हम स्टोर कर लेते हैं, तो हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं जिसमें हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल होता हुआ हम पाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इससे आगे ये जो आप देख रहे हैं जी सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम, ये एक बाकायदा आप यूँ कह लें कि इस लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। बच्चे इसको कंफ्यूज होकर समझ देते हैं शायद ये इस क्वेश्चन का या इस रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट है। नहीं, मैंने ये आपको ये बता दिया कि ये आमतौर पर मैंने भी ऊपर डिस्कस किया फर्स्ट लाइन में कि सनलाइट को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनडायरेक्टली मेथड है जिससे के ज़रिए हम सनलाइट को यूज़ कर सकते हैं। और एक और मेथड भी यहाँ पर आपको बता दूँ सोलर सेल्स के ऊपर, तो ये भी इनडायरेक्टली मेथड है जिससे हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, सन की ऑब्टेन करते हैं और दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो
मैं आप लोगों को इसके ऊपर अभी थोड़ा सा डिस्कस नहीं करवाऊंगा, जस्ट एनर्जी फ्रॉम सन से आगे मैं आगे ले जा रहा हूँ आपको, मैं ये डिस्कशन आपको सेपरेट क्वेश्चन में करवाऊंगा। अब आते हैं एनर्जी फ्रॉम विंड। अब आप कहते हैं एनर्जी को अगर गौर करें विंड की एनर्जी को, तो विंड जो है वो आप कह सकते हैं मूविंग एयर है, और हवा जो है वो जब चलती है तो उस पर पैदा होती है एनर्जी। आप गौर करें, कहता है कि जैसे हवा जब समुद्र में पैदा होती है तो उसमें हवा जो है समुद्र में लहरें पैदा करती है, और वो लहरों के साथ जो है वो आप देखते हैं कि वो किनारे तक पहुंचती हैं समुद्र के। इसी तरह एक और चीज़ यहाँ पे कि जी समुद्र में जो आमतौर पे बानी जो कश्तियाँ होती हैं जिनके साथ कपड़े बड़े बड़े लटके होते हैं और वो हवा के प्रेशर से किसी एक ख़ास सिमत में चलना शुरू हो जाती हैं, तो इसके साथ साथ कहते हैं एक और भी चीज़ यहाँ बड़ी आम है, और वो है कि जी ये जो बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगी होती हैं, आप ये देख रहे होंगे विंड मिल्स, ये विंड टर्बाइंस नज़र आ रही होंगी आपको 6.24 में, ये बड़ी बड़ी विंड मिल्स हैं। ये विंड जो बेसिकली मिल होती है ये क्या कर सकती है, इसका इस्तेमाल क्या होता है? ये विंड मिल कहता है ख़ास तौर पे ये गल्ले को यानी अनाज को पीसने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि जब ये चलती है ना, घूमती है, तो नीचे जो होता है वो जो चीज़ उसके साथ अटैच होती है वो भी चलना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ ये कहता है अगर आप इसके साथ किसी कहता है टरबाइन को जोड़ देते हैं, टरबाइन को अगर आप देखें तो टरबाइन का काम होता है उसको मुसलसल चलते रहना, मुसलसल हवा के प्रेशर चलते रहना। और कहता है इसके साथ अगर आप जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक पावर प्लांट बन जाता है। तो इसी तरह के अगर कहता है आप यानी इस तरह समझ लें कि एक जगह पे अगर आप मतलब विंड मिल लगाना चाहते हैं, तो विंड मिल क्या है कि जी एक जगह पे बहुत सारी टरबाइंस लगा दी आपने, ठीक है, वहाँ पे आपने उनको टरबाइंस को लगा के हवा की जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप कहते हैं विंड मशीन्स को अगर आप इकट्ठा कर लेते हो एक विंड मिल से, या विंड मिल बना लेते हैं, या विंड मिल का एक फॉर्म बन जाता है, फॉर्म बना लेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहते हैं इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आमतौर पर बड़ी बड़ी स्टेट्स में लग चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में लग चुके हैं, इस तरह ही आमतौर पर यूरोप में लग चुके हैं। तो कहता है कि अगर आप देखें तो 1300 मेगावाट एनर्जी पैदा होती है, ठीक है, किससे? आपकी यानी हवा से। और कहाँ पर पैदा होती है? ये यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसी तरह जो आमतौर पे यूरोप है उसमें तकरीबन कहता है 100 मेगावाट्स एनर्जी पैदा होती है इस तरीके से। तो ये विंड एनर्जी हम इससे भी पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ये भी इसी तरह नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आता है। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में ये जो जियोथर्मल एनर्जी है, बच्चे इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं समझने में, बहुत ही आसान है। देखिए बेटा, जब ज़मीन जो होती है अपनी हर जगह पे ज़मीन के अंदर गहराई में कहता है क्या होता है कि हर जगह ज़मीन की गहराई, ज़मीन के सेंटर जो होता है उससे मुख्तलिफ गहराई होती है, क्योंकि हमारी ज़मीन गोल है, ठीक है, गोल भी नहीं मुसलसल कह लें, कुछ इस तरह से है जिस तरह गोल नुमा या बैजवी कह लें, एलिप्टिकल कह लें। उससे क्या है कि उसकी जो अपने सेंटर से जो आप कह लें कि उसका जो मरकज़ है ज़मीन का, उसकी जो सरफेस के साथ ज़मीन के सेंटर से जो सरफेस तक का फासला है वो हर जगह सेम नहीं रहता। तो अब होता ये है कि जो इलाके ज़मीन के सेंटर से जो ज़मीन की सतह है, बाज़ जगह ऐसी हैं ज़मीन पर जो ज़मीन की सतहें जो हैं वो ज़मीन के सेंटर के क्या है बिल्कुल करीब चली जाती हैं, बिल्कुल कम डिस्टेंस पे होती हैं। तो वहाँ पे कहते हैं कि क्या होता है जी, वहाँ पे एक यानी कह लें कि गर्म बहुत ज़्यादा पिघलता हुआ जो है एक लावा कह सकते हैं, एक मैग्मा कह सकते हैं, वो निकल आता है। और वो बाज़ दफ़ा ज़मीन की कमज़ोर जगह से निकलता है जहाँ पे डिस्टेंस जो है ज़मीन के सरफेस से और सेंटर से कम होता है। और एक वक्त होता है कि जी उसे हम कहते हैं कि जी वो बाज़ दफ़ा जो है वो उसे मैग्मा कहा जाता है। अब होता ये है कि कुछ दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, ये मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अर्थ प्रोवाइड्स अस हॉट वाटर फ्रॉम गीज़र्स एंड हॉट स्प्रिंग। यानी बाज़ दफ़ा क्या होता है कि किसी दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर हमें गर्म पानी के जो चश्मे होते हैं वो हमें नज़र आते हैं। उसकी वजह यही है कि पानी जो है ना असल में वो ज़मीन के सतह से और ज़मीन के सतह के कहता है कि आप होता हुआ ज़मीन के मरकज़ के करीब तक चला जाता है और वो पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ आता है। तो ये कहता है कि एनर्जी मैग्मा जो है ज़मीन के अंदर जो पिघली हुई चीज़ होती है मैग्मा, वो इसको गर्म करती है पानी को और वो ऊपर लेकर आ जाती है, पानी को वेपोरेट करवा के ऊपर ले आती है। तो अब कहता है वाटर जो है वो जब कहता है कि करीब चला जाता है मैग्मा के, तो वो पानी को क्या कर देता है, वो पानी को बॉयल कर देता है और पानी बड़ी तेज़ी से प्रेशर के साथ ऊपर आ जाता है। तो ये एनर्जी जो होती है जो प्रेशर के साथ ऊपर आती है, पानी के अंदर मौजूद एनर्जी होती है, गर्मी होती है, ये है बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी।
ठीक हो गया। तो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर डिस्टेंस जो होता है वो कम होने की वजह सेंटर से वहाँ पर मैग्मा की शक्ल में पानी, मैग्मा की शक्ल में पिघला हुआ मटेरियल ऊपर आ जाता है, बाज़ दफ़ा वो भी आ जाता है, और बाज़ दफ़ा जहाँ पानी का जो है उसके करीब से गुजर होता है ना जहाँ से, तो वो भी पानी क्या करता है, प्रेशर से ऊपर आता है। ये एनर्जी जो होती है जो ऊपर आ जाती है इसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, कहता है ये गर्म जो है एनर्जी होती है बेसिकली, जिन इलाकों में जो इलाके ठंडे होते हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल ख़ास तौर पे किया जाता है, घरों को गर्म रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ कहते हैं कि जी ये घरों को गर्म रखने के अलावा कहता है इसको यानी कह लें कि ऑफिस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है इस एनर्जी को, और इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा भी की जाती है। तो कहते हैं कि ये पानी को कहते हैं क्या करते हैं जी, बेसिकली जहाँ पर ये सतह से जो है पानी भेजा जाता है और जो मरकज़ है ज़मीन का उसके करीब से जब पानी गुजरता है तो फिर वो ऊपर प्रेशर के साथ जो है ऊपर आ जाता है। तो उस प्रेशर से जो पानी ऊपर आता है वो असल भाप की शक्ल में आ जाता है क्योंकि वो गर्म हो जाता है, और फिर वो भाप जो होती है टरबाइन को चलाने के लिए काम आती है, और वो टरबाइन क्या करती है, वो फिर उसको क्या कहते हैं आप, उसको जनरेटर को चला देती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। ये एक तरीका है जो बहुत ही कारआमद है, ठीक है, लेकिन उन जगहों पे है जहाँ पे ज़मीन की सतह का जो फासला है वो ज़मीन के मरकज़ से क्या बेसिकली कम होता है, ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं एनर्जी फ्रॉम बायोमास। एनर्जी फ्रॉम बायोमास क्या है जी? एनर्जी फ्रॉम बायोमास बेटा बहुत ही आसान है, क्या नहीं, आप देखा होगा आपने कि हम जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, उन प्लांट्स से या वेस्ट ऑफ प्लांट से हासिल करते हैं, वो एनर्जी हम उसे कहते हैं एनिमल्स वेस्ट से हासिल करते हैं, वो एनर्जी हम बायोमास एनर्जी कहलाती है, बायोमास एनर्जी कहते हैं। और कहते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास गार्बेज है, फॉर्म के वेस्ट होता है, शुगर केन जो है गन्ने की जो मटीरियल होता है बचा हुआ वो है। कहते हैं ये वेस्ट आमतौर पे क्या करते हैं, ये पावर प्लांट्स में चले जाते हैं और वहाँ पर इनको जला के क्या पैदा करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं। और ये यानी ये इंडस्ट्री जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या करती हैं, इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी की आधी ज़रूरत को पूरा कर लेती हैं, ठीक हो गया। और कहते हैं कि ये एनर्जी सोर्स जो है बायोमास जो है, ये एनर्जी को पैदा करने के लिए हम ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ थोड़ा सा मसला ये है कि इसके दौरान जब आप जलाते हैं ना कुछ चीज़, तो उस दौरान मीथेन गैस पैदा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। और लेकिन कहते हैं कि ये है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा की जा सकती है, क्योंकि वो जो गैस है उसको जलाया जाएगा तो फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये था आज का बेटा हमारा टॉपिक रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर। आप लोगों को कोई इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझना हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम।